बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 20 यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के के सारे बोर्ड्स में इंक्लूडेड है। इसमें सबसे पहले है एग्जाम्पल 20.1। तो ये चूँकि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वहाँ से गिवन डेटा पिक करना होता है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एग्जाम्पल 20.1 में गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा उसने कहा है कि जी यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस है तो उसका चार्ज नंबर ये मालूम हो गया कि 92 है। फिर उसका मास नंबर भी मालूम है कि 235 है। फिर इसके साथ उसने उसका मास दिया है एंड उसको मैं कैपिटल एम से शो करता हूँ 234.99333 यूनिट्स। ये यूनिफाइड मास है, हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ मास ऑफ 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये मास का यूनिट है 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास। एंड अगर आप प्रोटॉन के मास की बात करें, वैसे मालूम होना चाहिए, यहाँ पे तो गिवन है लेकिन मालूम भी होना चाहिए। एंड दैट इज 1.007228 दैट इज गिवन। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है 1.00867 यू। ठीक है। और अब फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट। उसने कहा कैलकुलेट करें क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। सो रिक्वायर्ड डेटा जो है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। रिक्वायर्ड जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, यानी जिसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, मैं इसको F से डिनोट करता हूँ। एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन दैट न्यूक्लियस। सो दिस इज द मेन थिंग विच वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। एंड नाउ ए तो डायरेक्टली गिवन है लेकिन मुझे बाइंडिंग एनर्जी मालूम नहीं है। सो पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करूँगा। सो फार्मूला जो मैं यूज़ करूँगा बाइंडिंग एनर्जी का वो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन mc² डेल्टा mc²। लेकिन अगर मासिस जो है मैं इसको पहले लिख लूँ डेल्टा m। अब मैं यहाँ पर c² नहीं लिखता, वजह यह है कि मासिस जो है यूनिफाइड मास यू में गिवन है। तो इस तरह से ये आसानी होती है कि अगर आप डायरेक्टली 931 यू से मल्टीप्लाई करें। दिस इज द मास इक्विवेलेंट ऑफ, दिस इज एनर्जी, इसको MEV लिखूंगा। दिस इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 यूनिफाइड मास। 1 यूनिट के इक्विवेलेंट एनर्जी ये है। अगर ये किलोग्राम्स में होता तो यहाँ पर मास भी किलोग्राम्स, मास डिफेक्ट भी किलोग्राम्स में आता। फिर मैं इसको c² से मल्टीप्लाई करता, आप जानते हैं mc²। तो फिर मैं ये फार्मूला यूज़ करता और मुझे रिजल्ट जाउल्स में मिलता। लेकिन दोनों सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वैल्यूज़ यू में गिवन है, किलोग्राम्स में नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि आप ये फार्मूला यूज़ करें। अब डेल्टा m कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन को कोई नाम दे दें 1। अब डेल्टा m के लिए ये मास डिफेक्ट है और ये किस चीज़ की इक्वल होता है? मास डिफेक्ट जो है दैट इज द मास ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद को A-G से हम फाइंड कर सकते हैं। मास नंबर से चार्ज नंबर सब्ट्रैक्ट करें, आपको न्यूट्रॉन की तादाद मालूम हो जाती। उसको किसी इंडिविजुअल न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड करें तो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू से आप मास ऑफ दैट न्यूक्लियस जो कि उन चीज़ों से बना है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें लाजमी फ़र्क होगा और इसी फ़र्क को हम कहते हैं मास डिफेक्ट।
और इस मास डिफेक्ट को आप इसमें जब वैल्यूज पुट कर लें आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। इसको जब आप 931 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। और अगर इस मास डिफेक्ट को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें और फिर इसको सी स्क्वायर यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है जी जाउल्स में बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। डेल्टा एम जी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 है। एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.00728 भी है। चलो लिख लेता हूँ, यूनिट्स फिलहाल साथ नहीं लिखता। प्लस ए माइनस जी यानी ए से जी सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये इधर साल करके भी आप कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की तादाद डायरेक्ट मालूम करें तो यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं। बहरहाल इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करें। न्यूट्रॉन्स जो है 235 माइनस 92 ये न्यूट्रॉन की तादाद हो जाएगी और इसको एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर लें। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.00867। ठीक है, इससे एक वैल्यू आ जाएगी। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? माइनस मास ऑफ द कंबाइंड न्यूक्लियस, और वो है 234.99333। तो आप इस सब को कैलकुलेट कर लें, यहाँ से आपको मास डिफेक्ट मालूम हो जाएगा डेल्टा एम, एंड इट इज 1.91624 1.91624 units, and when you multiply it with the 931 what you get? जब आप इसको यानी अब बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लें तो 1.9162, ठीक है, 4 इसको मल्टीप्लाई कर लें किस चीज़ के साथ? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, एंड यू गेट बाइंडिंग एनर्जी in mega electron volts and that is 1784 MeV। ठीक, और फिर अब आप पैकिंग फ्रैक्शन जो रिक्वायर्ड है नाउ टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन, या उसने कहा है कि जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हम क्या करेंगे? we just divide this by the number of protons. So packing fraction is 1784 divided by 235, जितने उसमें न्यूक्लियन, और फिर इसका यूनिट क्या होगा? पहले मैं इसको सॉल्व करूँ। या तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाई ए यानी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की सिम इतनी आती है। ये पैकिंग फ्रैक्शन है, सबसे ज़्यादा जो है आयरन का है, जिसका ये पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन की है, दैट इज़ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल, वो जी है आपके पास पेज नंबर 20.2 के ऊपर। वो निस्बतन आसान है, जल्दी हो जाएगा, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है। सो एग्जाम्पल 20.2, एग्जाम्पल 20.2 में क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है the half life of a radioactive radium is 1.6 into 10 raised to 3 years. So given data क्या है? half life given है and that is 1.6 into 10 raised to 3 years, 1600 years, and वो कहता है कि decay constant find करना है। required क्या है? जैसे पहले भी कहा था, एक दफ़ा आप सेंटेंस में लिखें कि डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो भी उसने कहा है,
डीके कांस्टेंट इज अननोन। फिर आप उसके साथ लैम्डा लिख लें तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप डीके कांस्टेंट के लिए लैम्डा यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज ये लैम्डा कई जगहों पे वेवलेंथ के लिए भी यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए भी एक जगह यूज़ हुआ है। सो कन्फ्यूजन से बचने के लिए अच्छा होता है कि रिक्वायर्ड डेटा में एक दफ़ा स्टेटमेंट में भी बंदा लिख ले कि क्या रिक्वायर्ड है, मैं क्या मतलब फाइंड करने जा रहा हूँ। तो फार्मूला क्या है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। आप जानते हैं डीके लॉ से कि हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में रिलेशनशिप ये है कि डीके कांस्टेंट इज़ 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। सो अगर मैं इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करूं, अब हाफ लाइफ ईयर्स में गिवन है तो ईयर्स से आप सेकंड्स में जाएंगे, तो उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है ताकि रिजल्ट आपके पास जो है वो हर्ट्स में, सेकंड इनवर्स में आ जाए, दैट इज हर्ट्स। बहरहाल एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है। सो टी हाफ को मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर कर दूँ। टी हाफ दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ एक साल में 365 डेज होते हैं, हर डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। बाकी कैलकुलेटर करेगा, आपने सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एंड दिस वे यू गेट सम वैल्यू 0.693 एंड डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू which you get from there 5 into 10 raised to the power 10 seconds round about। ये इतने सालों में इतने सेकंड्स होते हैं, इस पे डिवाइड करें एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, the disintegration constant or decay constant, that is 1.4 into 10 raised to the power minus 11 second inverse। So this is the result। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास 20.3 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 20.3 जो है दैट इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें उसने मास ऑफ द सैंपल दिया हुआ है, स्ट्रांशियम का मास जो है 1 ग्राम का एक सैंपल है स्ट्रांशियम का, और हाफ लाइफ जो है बीटा डीके की अगेंस्ट, यानी ये बीटा का सोर्स है, तो एक दफ़ा इससे बीटा निकल गया तो इसमें चेंज आ जाएगी, ये किसी और चीज़ का के न्यूक्लियस में ट्रांसम्यूट हो जाएंगे, तो इसको डीके कहते हैं। बहरहाल इसका डीके रेट फाइंड करना है, डिटरमिन द एक्टिविटी या रेट ऑफ डीके। सो 20.3 में फाइंड क्या करना है, एक्टिविटी फाइंड करनी है, आर से भी डिनोट किया जाता है कभी कभी। तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा एंड डीके लॉ के मुताबिक एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट एंड मल्टीप्लाइड विद द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो गिवन नहीं है। गिवन क्या है, गिवन ये है बिल्कुल उसी तरह आपने गिवन डेटा भी सेपरेट कर लेना है। मैं जल्दी में हूँ तो इसलिए मैंने वो आपके लिए छोड़ दिया है। गिवन डेटा 1 ग्राम ऑफ स्ट्रांशियम है, मास गिवन है 1 ग्राम्स, और लेकिन ये यूज़फुल है, यहाँ से फिर आप न्यूक्लियन की तादाद बताएंगे, न्यूक्लियाई की एक्टिविटी। लैम्डा भी मालूम नहीं है, एन भी मालूम नहीं है, एक्टिविटी में कैसे मालूम करूँ, ये सवाल है। तो लैम्डा पहले फाइंड करने के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई द हाफ लाइफ, बट हाफ लाइफ शुड बी इन सेकंड्स। यहाँ पर वंस अगेन 28 ईयर्स दिया गया है, तो इसको आप सेकंड्स में अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज 7.83। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ इंटू 7.83 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इतने क्या कहते हैं सेकेंड इनवर्स, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। लेकिन ये दूसरा पार्ट एन कहाँ से कैलकुलेट करूँगा। अब स्ट्रांशियम है, स्ट्रांशियम का जो है 1 मोल जो है 1 मोल
ऑफ स्ट्रॉन्शियम, यानी मैं इसका मोलर मास लिया तो स्ट्रॉन्शियम के 1 मोल का मास होता है दैट इज 90 ग्राम्स, और 1 ग्राम जो है 1 मोल के अंदर जो है एक एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं और उतने ही उसमें न्यूक्लियाई होंगे। तो अगर न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लाइड्स का एक सैंपल है तो उसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे, 10 रेज़ टू द पावर 23। मैंने ग्राम्स में लिखा है तो इसलिए इतने जो है न्यूक्लाइड्स होंगे 90 ग्राम्स। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में आपने इसको इधर सब डिवाइड कर देना है 6.02 को 90 पे, और साथ में 1023 को 10 रेज़ टू द पावर 23 को मल्टीप्लाई कर देना है। गॉट इट। अच्छा, ऐसा करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इससे किस चीज़ की ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी जनाब आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की 1 ग्राम के अंदर। सो एन देन यू गेट इज कितने यहाँ पे कैलकुलेट किए गए हैं। सो मैं डायरेक्ट वहाँ से लिख लेता हूँ 6.69 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21। इतने न्यूक्लियाई जो है वो आपके पास हैं, और उसका हाफ लाइफ या डिके कांस्टेंट भी आपको मालूम है। आपने सिंपली लैम्डा और एन को इस फार्मूला के अंदर पुट करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, एक्टिविटी की जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी 141 डिके पर सेकंड। सॉरी, ये इतने क्यूरीज की इक्वल है, और 1 क्यूरी किस चीज़ की इक्वल है, डिके पर सेकंड जो है 1 बैकरल जो है वो 1 डिके पर सेकंड है। ठीक है, और 1 क्यूरी जो है दैट इज how much, let me check it, 3.70 into 10 raised to the power 10 becquerels या डिके पर सेकंड। सबसे पहले आपके पास रिजल्ट जो है वो उसमें आएगा डिके पर सेकेंड में, फिर आप अकॉर्डिंगली उसको क्यूरीज में चेंज कर सकते हैं, यानी 1 बैकरल जो है या 1 डिके पर सेकेंड जो है 1 बैकरल ये इधर आ जाएगा तो 1/3.7 एंड दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -10। सो इट्स राउंड अबाउट 3 नैनो क्यूरीज। बहरहाल आप इसको यूज करके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। क्यूरी जो है वो लार्जर यूनिट है और बैकरल स्मॉलर यूनिट है 1 डिके पर सेकंड।